हाँ, अक्सर जब हम किसी महान इंसान को या किसी बड़े लेजेंड के करियर को पीछे मुड़कर देखते हैं ना, तो वो हमें एकदम एक तैयार हीरे की तरह लगता है ना? बिल्कुल, एक पूरी तरह से तराशे गए चमकते हुए हीरे की तरह। और उसकी वो चकाचौंध इतनी ज्यादा होती है कि हम बस उसी में खो जाते हैं। हाँ, मतलब ये काफी नॉर्मल सी बात है। हमारा ध्यान हमेशा उस फाइनल प्रोडक्ट पर ही जाता है जो दुनिया के सामने एकदम परफेक्ट रूप में पेश किया गया है। सही बात है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो हीरा कभी रातों रात नहीं बनता। आज की इस डीप डाइव में हम सिर्फ उस चमकते हुए फाइनल प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस कोयले की, उस भयंकर दबाव की, और सबसे अहम बात उस पूरी मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रक्रिया की जिसने उस साधारण से कोयले को दुनिया के सबसे अनमोल हीरे में बदल दिया। वाओ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल है ना? आज की हमारी इस चर्चा का केंद्र है क्रिकेट के ग्लोबल आइकॉन सचिन तेंदुलकर, और हम उनके सफर के जरिए एक एलीट माइंडसेट को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, इस विषय पर बात करना हमेशा से ही मेरे लिए एक बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि यहाँ खेल से ज्यादा इंसान के दिमाग की बात होती है। एग्जैक्टली। और इस चर्चा को गहराई देने के लिए मैंने पिछले कुछ दिनों में काफी सारा सोर्स मटेरियल खंगाला है। BBC, NDTV और अनअकैडमी के कुछ बहुत ही शानदार पुराने इंटरव्यू सुने हैं। वो अनअकैडमी वाला तो बहुत इंसाइटफुल है। हाँ, इसके अलावा अ सेंचुरी ऑफ स्टोरीज नाम के एक स्पोर्ट्स पॉडकास्ट के कुछ अंश हैं, ग्राहम बेंसिंगर का शो, हिंदुस्तान टाइम्स के पुराने आर्काइव्स, और यहाँ तक कि सचिन अ बिलियन ड्रीम्स डॉक्यूमेंट्री पर ग्रेट बॉन्ग का लिखा हुआ एक बहुत ही शार्प रिव्यू भी शामिल किया है हमने। काफी गहरी रिसर्च है। कोशिश तो यही है। तो इन सब चीजों को मिलाकर आज का हमारा मिशन सिर्फ क्रिकेट के आंकड़ों को दोहराना नहीं है। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे एक 16 साल का लड़का एक आइडिया बन जाता है, करोड़ों की उम्मीद बन जाता है। और उस माइंडसेट से आज कोई भी इंसान अपनी आम जिंदगी में क्या सीख सकता है, ये सबसे जरूरी है। बिल्कुल। तो चलिए कहानी को उस पॉइंट से शुरू करते हैं जहां वो हीरा मतलब सबसे ज्यादा कच्चा था। साल था 1989 और जगह थी पाकिस्तान। इसे उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है, उनका वो पहला टेस्ट मैच। हाँ। अनअकैडमी के उस इंटरव्यू में उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि अपनी पहली इंटरनेशनल इनिंग के बाद वो इतने ज्यादा डरे हुए थे कि ड्रेसिंग रूम में वापस जाते ही उन्हें लगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट उनके बस की बात नहीं है। सच में? हाँ, उन्हें लिटरली ये महसूस हुआ कि शायद ये उनका पहला और आखिरी मैच था। यार, ये सोचना ही दिमाग को सुन्न कर देता है कि जिस इंसान ने मतलब 24 साल तक पूरी दुनिया के बॉलर्स पर राज किया, वो अपने पहले ही मैच के बाद हार मान चुका था। बिल्कुल, प्रेशर ही इतना था। लेकिन फिर उन्हें चंदू बोर्डे और रवि शास्त्री जैसे सीनियर्स से एक सलाह मिली। उन्होंने कहा कि देखिए, ये डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं है, यहाँ दुनिया के सबसे खतरनाक बॉलर्स खेल रहे हैं, तुम्हें उनका सम्मान करना होगा। और यहीं से उनके सोचने के तरीके में वो पहला बड़ा शिफ्ट आया। अगले टेस्ट मैच में उन्होंने एक ऐसी रणनीति अपनाई जो सुनने में बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के नजरिए से बहुत ही पावरफुल है। उन्होंने तय किया कि वो अपनी नजर स्कोर बोर्ड पर नहीं रखेंगे। अच्छा, तो फिर किस चीज पर फोकस था उनका? घड़ी पर। घड़ी पर? हाँ, उन्होंने खुद को एक छोटा सा टारगेट दिया कि मुझे बस अगले 30 मिनट क्रीज पर सर्वाइव करना है। जब वो 30 मिनट पूरे हो गए तो उन्होंने खुद से कहा, ठीक है, अब अगले 30 मिनट। अगर हम इसे थोड़ा डिकोड करें तो क्या ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी में जिसे चंकिंग कहते हैं, बिल्कुल वैसा नहीं है? एग्जैक्टली, बिल्कुल वही है। मतलब जब हम कोई बहुत बड़ा लक्ष्य देखते हैं, जैसे 5 दिन का टेस्ट मैच खेलना या वसीम और वकार जैसे बॉलर्स के सामने पूरा दिन टिकना, तो हमारा दिमाग ओवरलोड होकर फ्रीज हो जाता है। हाँ, हमें समझ ही नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। लेकिन 30 मिनट तक किसी भी तरह सरवाइव करना दिमाग को एक बहुत ही प्रैक्टिकल और अचीवेबल टास्क लगता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। हमारा दिमाग बहुत बड़े या अमूर्त लक्ष्यों को देखकर पैनिक मोड में चला जाता है, लेकिन जब इंसान नतीजे यानी रिजल्ट से अपना ध्यान पूरी तरह हटाकर सिर्फ प्रोसेस पर यानी उस पल की प्रक्रिया पर लगा देता है, तो वो एंजाइटी खत्म हो जाती है। दिमाग सिर्फ वर्तमान में काम करने लगता है। सही बात। और ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है। अगर कोई इंसान कोई बड़ी कंपनी खड़ी कर रहा है या कोई मुश्किल एग्जाम क्लियर करने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्लॉक स्ट्रेटजी उसके लिए एक मास्टर क्लास है। बिल्कुल। और ये जो ग्राउंडेड माइंडसेट है ना, ये रातों रात मैदान पर नहीं बना।
अगर हम उनके बचपन और उनकी जड़ों की तरफ देखें तो वो काफी हैरान करने वाला है। हाँ, वो डाइट वाला किस्सा। हाँ, उसी इंटरव्यू में वो बताते हैं कि स्कूल के दिनों में उनका ब्रेकफास्ट क्या होता था। उनकी आंटी उन्हें चाय में डुबोई हुई डबल फोल्ड रोटी देती थी, बस यही उनकी डाइट थी। बहुत बाद में जाकर जब वो प्रोफेशनल हुए तब उन्हें न्यूट्रिशन की समझ आई। ये उनके उस बहुत ही साधारण और मिडिल क्लास बैकग्राउंड को दिखाता है जो उस दौर के भारत की सच्चाई थी। उनके पिता एक प्रोफेसर थे और 90 के दशक से पहले क्रिकेट को कोई बहुत सुरक्षित करियर ऑप्शन नहीं माना जाता था। बिल्कुल। इसके बावजूद उनके पिता ने उन पर कभी अपनी उम्मीदों का बोझ नहीं डाला, जो कि बहुत रेयर था उस जमाने में। बिल्कुल। उनके पिता की एक फिलॉसफी थी जो सचिन के बहुत काम आई कि प्रतिभा भगवान की देन है, इसे दोनों हाथों से संभालो। क्या बात है। और दूसरी तरफ उनकी माँ थी जो काम भी करती थी और परिवार भी संभालती थी, जिसके लिए उन्हें हर दिन बस से एक लंबा और थका देने वाला सफर तय करना पड़ता था। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, मतलब क्या सिर्फ टैलेंट और एक सपोर्टिव परिवार होना काफी है? दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिन्हें बहुत टैलेंट मिला है लेकिन वो कहीं खो जाते हैं। यही वो जगह है जहाँ असली फर्क पैदा होता है। टैलेंट आपको शुरुआत दे सकता है, लेकिन सचिन का खुद का मानना था कि टैलेंट भगवान देता है, लेकिन अनुशासन आपको खुद लाना पड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि बचपन में वो बिल्कुल भी अनुशासित नहीं थे। अपनी आत्मकथा के आधार पर दिए गए इंटरव्यूज में वो बताते हैं कि वो खुद बताते हैं कि वो एक भयंकर शरारती बच्चे थे। शरारती सचिन? हाँ, पेड़ों से गिरना, पड़ोसियों की खिड़कियां तोड़ना, यहाँ तक कि खड़ी गाड़ियों के टायर की हवा निकाल देना, वो अपने परिवार के लिए एक सिरदर्द थे। अरे बाप रे। तो फिर वो अनुशासन आया कहाँ से? वो अनुशासन बाहर से थोपा नहीं गया था। उनके परिवार ने पड़ोसियों की शिकायतें सुनी, खिड़कियों के पैसे भरे, लेकिन उन्होंने कभी सचिन पर चीख चिल्लाकर या डरा धमकाकर उन्हें बदलने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बहुत धैर्य रखा और उसी धैर्य और प्यार ने सचिन को अपनी उस असीमित ऊर्जा को सही दिशा में यानी क्रिकेट की तरफ मोड़ने का रास्ता दिया। ये बहुत गहरी बात है कि जब ऊर्जा को सही दिशा और तकनीक का साथ मिल जाता है तो एक ऐसी कला जन्म लेती है जो दुनिया को हैरान कर देती है। बिल्कुल। चलिए अब इस तकनीकी श्रेष्ठता की बात करते हैं। एनडीटीवी का वो आइकॉनिक इंटरव्यू जहां सचिन और ब्रायन लारा एक साथ बैठे हैं, वो मुझे किसी मास्टर क्लास से कम नहीं लगा। वो इंटरव्यू वो क्रिकेट इतिहास के सबसे बेहतरीन डॉक्यूमेंट्रीज में से एक है। लारा खुद उस बातचीत में याद करते हैं कि 1990 में टोरंटो में जब उन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी तो लारा 19 साल के थे और सचिन सिर्फ 16 या 17 के रहे होंगे। लारा बहुत ईमानदारी से मानते हैं कि उस उम्र में वो खुद गेंद को सिर्फ गैप में धकेलकर सिंगल लेने की कोशिश करते थे। बाउंड्री मारना उनके लिए बहुत मुश्किल था। अच्छा। लेकिन वो छोटा सा लड़का दुनिया के सबसे खतरनाक फास्ट बॉलर्स को सीधे बाउंड्री के पार भेज रहा था। और दोनों के खेलने के तरीके की जो तुलना उस इंटरव्यू में की गई है वो भी बहुत शानदार है। लारा का खेल कैसा था? एकदम कैरिबियन कैलिप्सो जैसा, या जैसे माइकल जैक्सन का फुटवर्क हो। हाँ, पूरी तरह से फ्री फ्लोइंग और रिदमिक। लेकिन सचिन ने खुद अपने खेल को कैसे डिफाइन किया? उन्होंने कहा कि उनका खेल इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की तरह था। एग्जैक्टली, एकदम स्ट्रक्चर्ड, नियमों और व्याकरण से बंधा हुआ, कॉम्पैक्ट, लेकिन फिर भी असीम संभावनाओं वाला। और इसी क्लासिकल म्यूजिक वाले अनुशासन में उन्होंने कॉन्फिडेंस की एक ऐसी परिभाषा दी जो मुझे सबसे ज्यादा चौंका गई। कौन सी वाली? जब उनसे पूछा गया कि उनके लिए आत्मविश्वास का क्या मतलब है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि शतक लगाना या मैच जीतना आत्मविश्वास है। उन्होंने कहा कि जब गेंद बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच लगती है तो जो आवाज पैदा होती है वो आवाज सुनना कॉन्फिडेंस है। ये एक एलीट एथलीट के दिमाग को समझने का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। मुझे तो ये बिल्कुल किसी एक्सपीरियंस्ड मैकेनिक या सर्जन जैसा लगा। जैसे एक उम्दा मैकेनिक सिर्फ इंजन की हल्की सी आवाज सुनकर बता देता है कि गाड़ी में क्या खराबी है। हाँ। या एक सर्जन सिर्फ अपने हाथों के दबाव से महसूस कर लेता है कि वो सही नस पर है या नहीं। हाँ। सचिन के लिए वो बैट और बॉल की टकराने की आवाज एक फीडबैक लूप थी। बिल्कुल। आप इसे खेल में सेंसरी परसेप्शन जिसे हम कहते हैं ना, संवेदी धारणा, उसका चरम कह सकते हैं। महान खिलाड़ी अपने शरीर और अपने खेल के उपकरणों के साथ इतने गहरे स्तर पर जुड़े होते हैं कि एक छोटी सी ध्वनि, एक हल्का सा वाइब्रेशन उन्हें बता देता है कि उनका फॉर्म कैसा है। और जब ये डीप सेंसरी परसेप्शन किसी बाहरी चुनौती से टकराता है तो खेल में आविष्कार होते हैं।
इसका सबसे बड़ा सबूत है 2002 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो मैच जहां उन्होंने मखाया एंटनी के खिलाफ अपरकट शॉट इजाद किया था। अरे हाँ, वीरेंद्र सहवाग उस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे। एग्जैक्टली। वो वाकया खेल में अडेप्टेबिलिटी यानी खुद को ढालने का एक बेहतरीन केस स्टडी है। साउथ अफ्रीका की पिचें बहुत बाउंसी होती हैं। एंटनी बहुत लंबे कद के बॉलर थे और वो लगातार शॉर्ट पिच गेंदें डाल रहे थे जो सीधे छाती या सिर की ऊंचाई पर आ रही थी। और स्लिप कॉर्डन पूरी तरह से भरा हुआ था। बिल्कुल। अगर हम इसके पीछे की फिजिक्स को समझें तो एक लंबे कद के बल्लेबाज के लिए गेंद के ऊपर आकर उसे नीचे की तरफ दबाना आसान होता है। लेकिन सचिन और सहवाग दोनों की हाइट कम थी। वर्टिकली चैलेंज थे दोनों। हाँ, तो ऐसे में उस तेज और उछाल भरी गेंद को नीचे की तरफ खेलने की कोशिश करना बायोमैकेनिक्स के हिसाब से बहुत रिस्की था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस फिजिक्स से लड़ने के बजाय उसका इस्तेमाल किया। बिल्कुल। दोनों ने मैदान के बीचों बीच बात की और तय किया कि गेंद को नीचे बखेलने के बजाय वो उसके नीचे आ जाएंगे। वो सिर्फ अपने हाथों को ड्रॉप करेंगे और बॉलर की ही स्पीड का इस्तेमाल करके गेंद को स्लिप कॉर्डन के ऊपर से उड़ा देंगे। ये अपरकट किसी कोचिंग मैनुअल में नहीं लिखा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस पल की ज्योमेट्री और फिजिक्स को समझकर निकाला गया एक प्योर सर्वाइवल इन्वेंशन था। और जब हम नई तकनीक सीखने या इन्वेंशन की बात कर ही रहे हैं तो मुझे वो मुरलीधरन वाला किस्सा भी याद आ रहा है। मुरलीधरन ने अपना दूसरा, जो कि उनकी सबसे खतरनाक और मिस्ट्री गेंद थी, उसे इंटरनेशनल क्रिकेट में इस्तेमाल करने से पहले 18 महीने तक सिर्फ नेट्स में प्रैक्टिस किया था। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। कोई भी सोच सकता है कि अगर आपके पास एक नया हथियार है तो आप उसे तुरंत इस्तेमाल क्यों नहीं करते? सही बात है। लेकिन मुरलीधरन 18 महीने तक सिर्फ नेट्स में इसलिए पसीना बहा रहे थे क्योंकि वो अपनी कोर कॉम्पिटेंसी को प्रोटेक्ट कर रहे थे। मतलब? वो इस बात से डर रहे थे कि कहीं नई चीज सीखने के चक्कर में उनका ओरिजिनल गेम ना खराब हो जाए। एग्जैक्टली। हमारी जो मसल मेमोरी होती है ना, वो बहुत नाजुक होती है। जब आप कोई नया और कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल सीखते हैं तो वो आपके पुराने जो स्थापित एक्शन है उसको करप्ट कर सकता है। ओह अच्छा। इसलिए एलीट परफॉर्मर्स हमेशा अपने नए एक्सपेरिमेंट्स को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में क्वारंटीन करके रखते हैं। जब तक वो नया स्किल पूरी तरह से उनकी मसल मेमोरी का हिस्सा नहीं बन जाता, वो उसे मेन स्टेज पर नहीं लाते। वाओ। सचिन भी यही करते थे। वो नई तकनीक सीखते जरूर थे, लेकिन अपनी मूल ताकत को कभी दांव पर नहीं लगाते थे। ये परफेक्शन का मतलब एक ऐसा लेवल है जो शरीर की एक एक मांसपेशी को निचोड़ लेता है। एनडीटीवी के उसी इंटरव्यू के आखिर में सचिन ने एक बात बताई थी जो शायद बहुत कम लोगों ने नोटिस की होगी। हाँ, वो आंखों वाली बात। हाँ, उन्होंने बताया कि रिटायरमेंट के 10 साल बाद जब उन्होंने एक बार मस्ती में नेट्स में बैटिंग करने की कोशिश की तो उन्होंने महसूस किया कि उनकी आंखों की मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं। ये सुनने में बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। जब वो अपने पीक पर थे तो उनका फोकस बिल्कुल लेजर की तरह सिर्फ और सिर्फ लाल गेंद की सिलाई और बॉलर के रिलीज पॉइंट पर होता था। बाकी पूरी दुनिया ब्लर हटकर पीछे की साइड स्क्रीन तक फैलने लगा। ये साबित करता है कि पीक परफॉर्मेंस कोई हवाई बात नहीं है। इसके लिए एलीट एथलीट्स अपनी आंखों की सबसे छोटी नसों तक को ट्रेन करते हैं। बिल्कुल। खैर, ये तकनीकी और शारीरिक श्रेष्ठता 90 के दशक में अपने चरम पर थी। अ सेंचुरी ऑफ स्टोरीज पॉडकास्ट में एक एपिसोड है जो बताता है कि 90 के दशक के मध्य में उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही लेवल की क्रूरता आ गई थी। हाँ, सैवेजरी। हाँ, ये वो दौर था जब वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं रहे थे, वो एक कमर्शियल और कल्चरल क्रांति बन चुके थे। ये वो समय था जब पूरा भारत बदल रहा था। 1994 में जब उन्होंने अजरुद्दीन और मैनेजर अजीत वोडेकर से ओपनिंग करने की मिन्नतें की तो वो भारतीय वनडे क्रिकेट का टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल था। और फिर 1998 का वो मशहूर डेजर्ट स्टॉर्म, जहां उन्होंने शारजहां की आंधी के बीच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो ऐतिहासिक पारियां खेली। लेकिन उस आक्रामकता की एक कीमत भी थी। कीमत? कैसी कीमत? उसी पॉडकास्ट में बताया गया है कि 1999 के चेन्नई टेस्ट के दौरान उन्हें जो भयंकर पीठ दर्द शुरू हुआ था और बाद में जो टेनिस एल्बो की समस्या हुई, वो उसी बेतहाशा शारीरिक दबाव का नतीजा था। और शारीरिक दबाव के साथ साथ उनके कंधों पर एक बहुत बड़ा कमर्शियल दबाव भी था। मार्क मास्करीनास के साथ उनकी वो 100 करोड़ रुपए की वर्ल्टल डील। सोचिए, 90 के दशक के मध्य में 100 करोड़ रुपए। अनबिलीवेबल था वो। इस एक डील ने क्रिकेट में ब्रांडिंग और मार्केटिंग के पूरे खेल को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।
वो यॉर्कशायर काउंटी क्लब के लिए खेलने वाले पहले भारतीय बने, जिससे इंग्लैंड में भी उनके नाम का एक भयंकर मार्केटिंग बज़ पैदा हो गया। उस पूरे दौर के पागलपन को ग्रेट बॉन्ग ने डॉक्यूमेंट्री के अपने रिव्यू में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पकड़ा है। हाँ, मैंने पढ़ा वो लिखते हैं कि आज जो पीढ़ी 40 साल के पार है, उनके लिए 90 के दशक में सचिन सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं थे, वो साक्षात भगवान थे। जब स्टेडियम में सचिन सचिन के नारे गूंजते थे तो वो किसी ओमकार की तरह होते थे। उस दौर में भारत बहुत सी चीजों में बटा हुआ था, लेकिन वो एक नाम पूरे देश को एकजुट कर देता था। हाँ, हालांकि उसी रिव्यू में एक बहुत ही दिलचस्प और क्रिटिकल बात भी उठाई गई है। अच्छा। समीक्षक ने लिखा है कि डॉक्यूमेंट्री में 90 के दशक के उस भारी भरकम माहौल को शायद पूरी तरह से नहीं दिखाया गया। मतलब उस दौर में मैच फिक्सिंग या मंकी गेट जैसे कई ऐसे डार्क विवाद थे जिन्होंने क्रिकेट को अंदर तक हिला दिया था। अब देखिए, हम यहाँ किसी विवाद पर कोई राय नहीं दे रहे हैं, ना ही किसी बात का समर्थन कर रहे हैं। हम बस निष्पक्ष रूप से वो बता रहे हैं जो सोर्स में लिखा है। बिल्कुल, एक न्यूट्रल नजरिया रखना ही सही है। लेकिन ये एक सच्चाई है कि उस समय ड्रेसिंग रूम के अंदर और बाहर एक जबरदस्त अफरा तफरी का माहौल था। दबाव सिर्फ मैदान पर रन बनाने का नहीं था, बल्कि उस पूरे करप्ट या विवादित सिस्टम के बीच अपनी साख बचाए रखने का भी था। बिल्कुल, और इसी वजह से उनकी मानसिकता और भी ज्यादा स्टडी करने लायक बन जाती है। यही तो मेरा सवाल है। मतलब जब आपके आसपास इतना शोर हो, आपको भगवान माना जा रहा हो, 100 करोड़ की डील्स टेबल पर रखी हो, तो एक इंसान का दिमाग कैसे नहीं भटकेगा? कोई भी इस कमर्शियल भूल भुलिया में खो सकता है। इस सवाल का जवाब उस पॉडकास्ट में सुनाई गई 1996 वर्ल्ड कप की घटना में छिपा है। कौन सी घटना? वर्ल्ड कप चल रहा था और सचिन का पिछला बैट स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था। वो उस समय दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी थे। वो चाहते तो एक फोन कॉल पर करोड़ों की नई डील साइन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो पूरा का पूरा टूर्नामेंट एक ऐसे बैट से खेला जिस पर कोई स्टिकर नहीं था। बिना स्टिकर के बैट से वर्ल्ड कप जैसे स्टेज पर, जहां हर कैमरा उन पर फोकस था। जी हाँ, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर था। वो टूर्नामेंट के बीच में कोई भी नई कमर्शियल डील साइन करके अपना फोकस क्रिकेट से नहीं हटाना चाहते थे। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने अपनी कोर कॉम्पिटेंसी यानी अपनी बैटिंग को प्रायोरिटी दी तो पैसा और ब्रांडिंग उनके पीछे खुद चल कर आएंगे। वो पैसे के पीछे नहीं भाग रहे थे। उन्होंने शोर को बाहर रखा और सिर्फ अपने प्रोसेस पर ध्यान दिया। यार, ये मेंटल क्लैरिटी सच में हैरान करने वाली है। एक तरफ वो 100 करोड़ की डील वाले ग्लोबल आइकॉन थे, लेकिन दूसरी तरफ वो एक इंसान भी थे। एक ऐसा इंसान जिसे उन चीजों से भी गुजरना पड़ा जो किसी के भी नियंत्रण में नहीं होती। चलिए उनके सफर के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहां उन्होंने लीडरशिप और इंसानियत के सबसे बड़े सबक दिए। अगर हम लीडरशिप की बात करें तो कप्तानी उनके जीवन का एक बहुत ही जटिल चैप्टर रहा है। 1996 में उन्हें कप्तानी कैसे मिली थी? कैसे? वो रात के 2 बजे अपनी कार ड्राइव कर रहे थे। एक रिपोर्टर उनका इंटरव्यू ले रहा था और उसी ड्राइव के दौरान उन्होंने कप्तानी स्वीकार की थी। रात के 2 बजे? हाँ, वो जिम्मेदारी लेना चाहते थे, लेकिन साल 2000 आते आते उन्होंने महसूस किया कि ये रोल उन्हें अंदर से तोड़ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? मतलब एक महान खिलाड़ी तो एक बेहतरीन कप्तान होना चाहिए ना? हमेशा ऐसा नहीं होता। एक जीनियस के लिए सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन ये होती है कि वो ये नहीं समझ पाता कि बाकी लोग उसके स्तर पर क्यों नहीं सोच पा रहे हैं। ओह, समझ गया। टीम का हारना उन पर व्यक्तिगत रूप से असर डालने लगा था। उनकी रातों की नींद उड़ गई थी। जब उन्हें लगा कि इस दबाव के कारण उनकी अपनी बैटिंग और मानसिक शांति खत्म हो रही है, तो उन्होंने बहुत ही मैच्योरिटी के साथ वो पद छोड़ दिया। अपनी सीमाओं को पहचानना भी लीडरशिप का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल है। और अपनी भावनाओं पर काबू पाने का सबसे बड़ा टेस्ट तो 1999 के वर्ल्ड कप में हुआ था। ये शायद उनके जीवन का सबसे लो फेज था। टूर्नामेंट के बीच में उन्हें खबर मिली कि उनके पिता का निधन हो गया है। वो बीच वर्ल्ड कप से भारत वापस आए और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। हाँ, वो वापस इंग्लैंड गए और केन्या के खिलाफ नाबाद 130 रनों की पारी खेली। जब उन्होंने आसमान की तरफ देखकर अपना वो शतक अपने पिता को समर्पित किया ना, तो पूरा देश रो रहा था। मुझे लगता है कि सच्ची महानता इसी में है कि जब आपकी अपनी दुनिया उजड़ गई हो, जब आप एक पर्सनल ट्रेजेडी के भंवर में हो, तब आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अनअकैडमी के उस सेशन में इस बात का जिक्र करते हुए वो बहुत ही गहरी बात कहते हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ऐसे वक्त में दुनिया की कोई स्पोर्ट्स साइकोलॉजी या कोई फॉर्मूला काम नहीं आता।
ऐसे में सिर्फ आपके परिवार का सपोर्ट और आपके अंदर की वो आग काम आती है जो आपको हार मानने से रोकती है। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि जो लोग सच में सफल होते हैं वो कभी डेड एंड को आखिरी रास्ता नहीं मानते। जब सामने एक बड़ी दीवार आ जाती है और रास्ता बंद दिखता है तो वो वहीं खड़े रह के रोते नहीं हैं, वो एक और कदम बढ़ाते हैं और तब उन्हें कोई नया रास्ता दिख जाता है। क्या बात है, अपने दर्द से निकलकर दूसरों को रास्ता दिखाना। यही चीज उन्होंने 2011 के वर्ल्ड कप में सुरेश रैना के साथ की थी। हाँ, वो क्वार्टर फाइनल मैच। बिल्कुल, हिंदुस्तान टाइम्स के आर्काइव्स में वो कहानी बहुत ही खूबसूरती से दर्ज है। क्वार्टर फाइनल मैच था, सामने ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम थी और भारत के विकेट गिर चुके थे। सुरेश रैना बैटिंग के लिए मैदान की तरफ जा रहे थे और वो भयंकर दबाव में थे। रैना का वो पहला बड़ा वर्ल्ड कप मैच था ना, तब सचिन, जो उस दिन अपना पवित्र साईं बाबा का कड़ा पहने हुए थे, उन्होंने चुपचाप रैना के कंधे पर हाथ रखा और सिर्फ एक वाक्य कहा, इट्स योर डे, जाओ और हमारे लिए मैच जीतो। बस इतना सा वाक्य। और रैना बताते हैं कि उस एक पल में, उस एक स्पर्श से उनका सारा डर, सारा दबाव अचानक गायब हो गया। वाव। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके कंधों से 100 किलो का वजन उतार लिया हो। उन्होंने युवराज सिंह के साथ मिलकर वो मैच भारत को जिता दिया। ये होती है एक असली लीडर की ताकत। वो सिर्फ खुद परफॉर्म नहीं करता, वो दूसरों के दिमाग से डर को खत्म कर देता है। और इसी इंसानियत और ग्राउंडेड नेचर की वजह से न सिर्फ फैंस बल्कि उनके बाद आने वाली पीढ़ियों के खिलाड़ी भी उनका इतना सम्मान करते हैं। ग्राहम बेंसिंगर के शो में एक वाकया शेयर किया गया था कि कैसे सचिन के आखिरी मैच के बाद विराट कोहली उनके पास गए। हाँ, वो धागे वाला किस्सा। एग्जैक्टली। उन्होंने अपनी सबसे कीमती चीज, अपने पिता का दिया हुआ एक पवित्र धागा, सचिन को उनके सम्मान में भेंट कर दिया। और सिर्फ खेल के मैदान पर ही नहीं, 2008 के मुंबई हमलों के बाद जब पूरा देश एक गहरे सदमे और दुख में था, तब इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच जीतकर सचिन और पूरी टीम ने देश को जो सांत्वना दी थी, वो खेल से बहुत ऊपर की बात थी। और खेल छोड़ने के बाद भी वो सफर थमा नहीं है। बीबीसी के इंटरव्यू में वो एक जगह कहते हैं कि मुझे लगता है मेरी स्क्रिप्ट तो ऊपर वाले ने पहले ही लिख दी थी। आज वो 2300 से ज्यादा बच्चों के लिए स्कूल बना रहे हैं। दूर दराज के गांवों में गरीब परिवारों को सोलर लाइट बांट रहे हैं ताकि बच्चे रात के अंधेरे में भी पढ़ाई कर सकें। इतना बड़ा सुपरस्टार। लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी माँ ने स्टेडियम में बैठकर उनका कितने मैच देखे थे? शायद केवल एक। हाँ, 24 साल के इतने लंबे करियर में उनकी माँ कभी स्टेडियम नहीं गई। वो सिर्फ एक बार गई और वो था सचिन का आखिरी रिटायरमेंट वाला मैच। यार, ये एक छोटी सी बात है लेकिन ये दिखाती है कि वो परिवार जमीन से कितना जुड़ा हुआ था। मतलब करोड़ों की डील्स और भगवान के दर्जे के बावजूद घर का माहौल बिल्कुल साधारण ही रहा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को समेटें तो हमें क्या समझ आता है? ये सिर्फ क्रिकेट के रिकॉर्ड्स या चौकों छक्कों की कहानी तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक मास्टर क्लास है। एक साधारण से लड़के का जो चाय में रोटी डुबोकर खाता था, वहां से 100 करोड़ की कमर्शियल डील तक पहुंचने का सफर। एक युवा खिलाड़ी का जो अपने पहले मैच में नर्वस होकर घड़ी देखने लगता है, वहां से लेकर एक ऐसे लीडर तक का सफर जो सिर्फ अपने हाथ के स्पर्श से दूसरे खिलाड़ी का डर खत्म कर देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस माइंडसेट को हम में से कोई भी अपना सकता है। सुनने वालों के लिए ये बहुत काम की चीज है। जब जिंदगी में कोई बहुत बड़ा पहाड़ सामने हो तो नतीजे से डरने के बजाय उस क्लॉक स्ट्रेटेजी को अपनाएं। सिर्फ अगले 30 मिनट या अगले 1 घंटे पर फोकस करें, प्रोसेस पर। और जब आपको कोई नई चीज सीखनी हो तो पहले अपनी कोर कॉम्पिटेंसी को बचा कर रखें। बिल्कुल। और जब जिंदगी के शोर में कॉन्फिडेंस डगमगाने लगे तो उस आवाज को सुनने की कोशिश करें, वो साउंड जो आपको बताता है कि आप सही रास्ते पर हैं। खैर, आज की इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार यहाँ छोड़ना चाहता हूँ जी, जिस पे हम सबको सोचना चाहिए। हमने शुरुआत में कहा था कि महानता एक चमकते हुए हीरे की तरह होती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब वो जीनियस, वो लीजेंड रिटायर होता है, जब उम्र के साथ उसके शरीर की मांसपेशियां या आंखों का वो लेजर शार्प फोकस ढलने लगता है, जैसा सचिन ने खुद महसूस किया, तो क्या वो प्रतिभा, वो टैलेंट खत्म हो जाता है? ये सोचने वाली बात है। या फिर वो प्रतिभा सिर्फ अपना रूप बदल देती है?
क्या वो एक खिलाड़ी के शरीर से निकलकर एक मार्गदर्शक के रूप में बदल जाती है? क्या वो उन 230 बच्चों के भविष्य को संवारने वाली एक नई ऊर्जा बन जाती है? क्या वो उस रोशनी में तब्दील हो जाती है जो किसी गरीब के घर में जल रही सोलर लाइट से आ रही है? मतलब जब शरीर थक जाता है तो क्या महानता का असली काम तब शुरू होता है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।